नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं करवाने वाला हूँ 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वो चाहे मिड टर्म हो या फाइनल एग्जाम हो, सभी एग्जाम की मैं बात करूं, चाहे क्लास टेस्ट की भी मैं बात करूं, वहां पे भी आपके जो टीचर्स जो क्लास टेस्ट बनाते हैं उसमें भी इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। ठीक है जी, बाहर से कुछ नहीं आता है, सारी चीजें इन्हीं में से आने वाली, इसी के इर्द गिर्द से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है जी, देखिए अभी मैंने हिस्ट्री की वीडियो मैंने बनाई थी, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैंने बनाई थी और बहुत सारे बच्चे जो है जिनके पास हिस्ट्री नहीं होता वो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो ये वीडियो है उसको देख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंप्लीट कराऊं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में है पॉलिटिकल साइंस में, सभी चैप्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, तो आप सभी को भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट में यस लिखना है, वो भी फायर वाली इमोजी के साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा डिमांड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तेज गति से वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, है ना। ये भी तो मेरे को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई आप चैप्टर की वीडियो के अलावा आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो है वो भी चाहते हैं, क्योंकि चैप्टर्स जो है वो तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ। अगर आप रोशन सा स्टडी पॉइंट से जुड़े हुए तो आपको ये बात मालूम ही होगा, है ना जी। तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट डालना है। चलिए, तो ज्यादा टाइम को हम बर्बाद ना करते हुए अपने काम की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें देखो शॉर्ट और लॉन्ग सभी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा जी? सबसे पहला संविधान की परिभाषा ही, हम परिभाषा से शुरुआत करते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान से हम क्या समझते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल परिभाषा, संविधान की एक सिंपल परिभाषा अपने को देना है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है। क्या है जी? संविधान एक लिखित दस्तावेज है या फिर एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। सिंपल परिभाषा, हर बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, कई बार हम कर चुके हैं, है ना। और बिना संविधान के किसी देश की शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, कानून व्यवस्था वहां पे कायम नहीं हो सकता। किसी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया उसको क्या सजा दोगे, है ना, कुछ और कांड कर दिया उसको क्या सजा दिया जाएगा, तो सब कुछ हमारे संविधान में ही लिखा होता है। प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां होंगी, राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी, एक जज जो होगा, एक आईएएस ऑफिसर होगा, उसकी क्या शक्तियां होगी, सब भाई संविधान में लिखा हुआ है। सारी चीजों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है जी, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि भैया आप जैसे टॉपिक समझाते हो थोड़ी देर के लिए ना, कुछ सेकंड के लिए साइड हट जाया करो, क्योंकि हमें ना नोट्स भी बनाना होता है, हमें लिखना भी होता है। कुछ बच्चे भाई शॉर्टकट अपनाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं भाई, मैं अब यही करने वाला हूं, जैसे कि क्वेश्चन समझाऊंगा थोड़ी देर के लिए साइड हट जाऊंगा आप सभी के लिए। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का संविधान कब बना और लागू किया गया। ठीक है जी, भारत का संविधान कब बना और इसको कब लागू किया गया, यहाँ पे आप सभी को डेट के बारे में बात करना है। तो भारत का संविधान जो है बनके तैयार कब हो गया था जी? तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हो गया था। क्या हो गया था जी? तैयार हो गया था, है ना। लेकिन इसको लागू कब किया गया? लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, है ना, 26 जनवरी 1950 को। क्या रीजन था? आप सभी को मैंने रीजन भी बताया था कि इससे पहले क्या हुआ था जी? इससे पहले 26 जनवरी 1930 में हमने क्या किया था? जब ब्रिटेन का कब्जा था भारत में, तो सबसे पहले हमने 1930 में 26 जनवरी 1930 में हमने क्या मनाया था जी? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है जी, हमने क्या मनाया? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी दिन को 26 जनवरी 26 तारीख को ही हमने सबसे पहले सेलिब्रेट किया था अपनी आजादी के दिवस को, है ना। तो क्योंकि अंग्रेज भाई जब 1947 में भारत छोड़ के गए तो 15 अगस्त को ही चले गए थे, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमने 15 अगस्त की तारीख को हमने मतलब के रूप में हम मनाने लगे। फिर बाद में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमने क्या किया? संविधान को 26 जनवरी को हमने लागू कर दिया, क्योंकि उससे पहले हमने सबसे पहले जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था भारत में वो 26 जनवरी 1930 में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का जो तारीख था उसको फिक्स किया गया था। ठीक है जी, अब देखो भारतीय संविधान को बनने में ये सब यहाँ से ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये सब चीजें आप याद रखो। एक्स्ट्रा चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है।
तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ये बात सभी को मालूम होना चाहिए, है ना। पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर को हुई थी। 3 बैठकें आप सभी याद रखें। पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक की बात कर ले तो 11 दिसंबर को, और तीसरी बैठक जो है वो 13 दिसंबर को। ठीक है जी। तो ये 3 जो बैठकें स्टार्टिंग की हुई थी ना, वो तीनों बैठकों को आप याद जरूर रखें, डेट याद रखें। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 में ये तीनों बैठकें हुई थी, है ना। कुल बैठकों की बात करें तो 166 बैठकें बुलाई गई थी संविधान सभा की, है ना जी। चलिए, ये चीज समझ गए आप सभी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई लोग, और जो भी आपको लिखना है इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन ये पूछा जाता है जी, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आप सभी के। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है ना, संविधान की जरूरत क्यों है। बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो, संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कानून व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। संविधान हमें एक ऐसा नियम, कायदा, कानून उपलब्ध करा देता है जिससे कि देश में सभी लोग बिना भेदभाव के रह सकते हैं, है ना। जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनके बीच में एक तालमेल बनाने का काम करता है संविधान। ठीक है जी। हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान के माध्यम से किया गया है। तो ये सारी चीजें हमें संविधान के द्वारा दिया गया है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है ना। तो ये सारी चीजें संविधान में ही वर्णित है। चलो जी, एक बार रीड कर देते हैं हम। तो संविधान की जरूरत हमें निम्नलिखित कारणों से पड़ती है जी। देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। इसके अलावा हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है क्योंकि देश में कानून व्यवस्था संविधान द्वारा ही बनाई जाती है। जो भी कानून बने हैं वो संविधान में ही लिखे गए हैं, है ना। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान की आवश्यकता है कि भाई सरकार जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, अपने जनता पे जनता के साथ दुष्व्यवहार ना करे, है ना। देश में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोगों के साथ लोग साथ साथ रहे। ऐसे में उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है कि भाई अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग अगर किसी देश में रह रहे तो उनके बीच में क्या हो सकता है जी, उनके बीच में संघर्ष हो सकते हैं, है ना। इसीलिए संविधान उन लोगों के बीच तालमेल बनाने का काम करता है। सरकार की व्यवस्था, और तालमेल बनाने के लिए क्या कर रखा है, सरकार की व्यवस्था कर रखा है। सरकार क्या करती है भाई, इनके बीच में तालमेल बनाने की कोशिश करती है ना। सभी धर्म शांतिपूर्वक तरीके से एक देश में रह सके, भारत देश में रह सके, ये एक संविधान के माध्यम से हो सकता है ना। इसके अतिरिक्त संविधान नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करती है। भैया आप सोचो, बिना मौलिक अधिकार के आपका क्या ही अस्तित्व रह जाता है। आपको समानता का अधिकार नहीं दिया गया, आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया, तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर वही हो जाता है कि आप किसी राजतंत्र में रह रहे हो, है ना, जहां पे राजा का शासन है और राजा आपके साथ जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। ठीक है, वो तो राजतंत्र में भी भाई लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार हुआ करता था, है ना। तो ये चीज है। इसके अलावा सरकार, कोई समूह है, कोई संगठन है, उनके बीच में भी तालमेल बनाने का काम जो है वो संविधान करता है। सरकार या फिर अलग अलग समूह के लोग हैं, उनके बीच में तालमेल बनाने का काम संविधान के माध्यम से किया जाता है। आसान था भाई, पॉइंट सारे आसान थे, है ना। कोई ज्यादा टफ पॉइंट नहीं है भाई, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेज का। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन समझिए जी। क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है। प्रस्तावना, है ना। तो कोई भी एनसीईआरटी बुक भी आप देखेंगे या फिर आप छोटी क्लासों में जो भी बुक देखते थे, तो उन बुकों में बुक का जो पहला ही पेज होता था, उसमें उसकी शुरुआत प्रस्तावना की जो उद्देशिका थी उससे शुरू होता था। उद्देशिका एक तरीके से, या प्रस्तावना, इस बात को दर्शाता है कि संविधान बनाने का मेन पर्पस क्या था, है ना जी। प्रस्तावना इस बात को दर्शाता है कि संविधान को बनाने का मेन पर्पस क्या था। प्रस्तावना को हम संविधान का दर्पण कह देते हैं। दर्पण बोले तो, दर्पण का मतलब क्या होता है जी, दर्पण मतलब आईना, है ना। तो इसको हम संविधान का आईना भी कह देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देश्य प्रस्ताव भी हम बोल सकते हैं। तो इस प्रस्तावना को या उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में जो तीसरी बैठक हुई थी ना, तीसरी बैठक में उन्होंने क्या किया था, ठीक है, तीसरी बैठक में उन्होंने उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा के सामने पेश किया था।
जिसमें भारत को एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। और इस प्रस्तावना में सभी नागरिकों को ये आश्वासन दिया गया था, सभी नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उन सभी को समानता और स्वतंत्रता संबंधित जो भी अधिकार है वो दिए जाएंगे, है ना। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए एक रक्षात्मक प्रावधान देश में किया जाएगा, ताकि वो भी मेल भाव के साथ दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रह सके इस देश में। तो उद्देश्य प्रस्ताव में इन्हीं सारी चीजों का वर्णन है। एक बार रीड कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में लिखा है भाई, बहुत ही शॉर्ट बना दिया आंसर को। लिखा गया है कि संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान की विशेषताओं का पता चलता है। ठीक है, क्या पता चलता है जी? संविधान की विशेषताओं का पता चलता है। प्रस्तावना के अंतर्गत हमें भारत में लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि का विस्तृत विवरण मिलता है ना। प्रस्तावना से ही पता लग गया, जब संविधान बनाने जा रहे थे तो उद्देश्य प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने क्यों पेश किया, इसलिए ताकि लोगों को पता लग सके कि संविधान को हम क्यों बना रहे, आखिर संविधान को बनाने का पर्पस क्या है ना। तो सिंपल आप बता सकते हो, उद्देश्य प्रस्तावना जो था वो संविधान का दर्पण था। इसमें पता लगता है कि संविधान को बनाने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है ना। और इसमें भारत को एक लोकतांत्रिक संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया, जहां पे सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता संबंधित अधिकार दिए गए। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, है ना। ये सारी चीजें, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी आप सभी, फिर कमेंट करोगे भैया साइड नहीं हटते हैं आप, दिक्कत हो जाती है हमें, है ना। देखो, तो यहाँ पे हम जरा कैबिनेट मिशन वाला जो टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, आप सभी याद रखें। देखो, भारतीय संविधान की रचना किसने की, या भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की रचना अगर मतलब 1 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, संविधान की रचना किसने की, तो सिंपल आंसर होता है आप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पे संविधान की रचना संविधान सभा ने किया है ना। और संविधान सभा के टोटल सदस्यों की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में कितने थे जी? 389 सदस्य थे। देखो यहाँ पे नीचे सब कुछ बता रखा है। ठीक है, 389 सदस्य थे टोटल भैया। तो संविधान को बनाया है संविधान सभा ने। ठीक है, और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान सभा की रचना कैसे की गई थी? ठीक है, तो देखो संविधान सभा की जो रचना है, संविधान सभा का जो चुनाव है, वैसे तो 1900 लगभग 35 के आसपास हमारे देश में प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो उन्हीं चुनाव के आधार पे जो भी इंडिया के जो भी सदस्य थे, उन्हीं चुनाव के आधार पे सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है जी, तो देखो संविधान सभा के जो चुनाव है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ था। मतलब रचना बोलेंगे, संविधान सभा की जो रचना है वो पूरी तरीके से, चुनाव हटाओ, चुनाव जो वर्ड है इसको काट देना आप। ठीक है, संविधान सभा की जो रचना है वो कौन सी मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को स्पेशली भारत में भेजा गया था ब्रिटेश सरकार के द्वारा कि यहाँ पे आए और हमारे संविधान की रचना में हेल्प करे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में जो प्रस्ताव रखा गया था उसके अंतर्गत संविधान सभा के जो टोटल सदस्य जो थे वो 389 सदस्य थे, है ना। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने थे? 389 थे, जिसमें से निर्वाचित क्षेत्र से जो लिए गए थे, जो निर्वाचित क्षेत्र है उससे कितने लिए गए थे जी? 292 सदस्य का निर्वाचन हुआ था, है ना। इसके अलावा 4 सदस्य जो थे वो कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत के जो गवर्नर थे, है ना। तो वहां से ये 4 सदस्य सिलेक्ट किए गए थे। ठीक है जी, जैसे कि दिल्ली, आई थिंक दिल्ली था, बलूचिस्तान जैसे जगह थी, वहां से 4 सदस्य सिलेक्ट किए गए थे। उसके बाद 93 सदस्य की बात कर लो। ठीक है, ये 93 सदस्य आगे जो दे रखा है, 93 सदस्य कहां से लिए गए थे जी? देसी रियासतें। अब देसी रियासतें क्या थी? तो आप सभी को पता है कि जो इंडिया था, हम अगर इंडिया की बात कर ले, छोटा सा रफ मैप बना देता हूं। ठीक है जी, अगर आप इंडिया के मैप की अगर बात करो तो इंडिया जो था ना हमारा, जब हम गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय हमारे देश में बहुत छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी। रियासतें यानी कि जहां पे राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, है ना। भारत बहुत छोटे छोटे भागों में बटा था और इन सभी रियासतों पे किसी न किसी राजा का शासन हुआ करता था। तो और ये सारे राजा किसके अधीन होते थे? जो ब्रिटिश सरकार है। ठीक है जी, किसके अधीन थे सारे राजा? ब्रिटिश सरकार के, क्योंकि भारत पे कब्जा किसका था? ब्रिटेन का कब्जा था,
है ना, और उन्हीं के अंडर रह के राजा लोग जो थे वो काम करते थे। तो जो 93 ये जो सदस्य सिलेक्ट किए गए थे वो देसी रियासतों से लिए गए थे, यानी कि जो रजवाड़े थे हमारे देश में, जो देसी रियासतें यानी कि जहां पे राजाओं का शासन हुआ था, उन एरियाओं से 93 सदस्य लिए गए थे। तो आप कैलकुलेट कर लेना, 292 जो कि निर्वाचित क्षेत्र से लिए गए थे, यानी कि जिनका निर्वाचन किया गया था। 4 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत वाले जो गवर्नर थे उनके क्षेत्र से लिए गए थे, और 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे। कैलकुलेट कर लेना, 389 टोटल सदस्य हो जाएगा, जो कि हमारे कैबिनेट मिशन में वर्णन किया गया था, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बनाया गया था, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया। देखो, मुस्लिम लीग भारत में जब हम गुलाम थे और जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन चल रहे थे और संविधान सभा जब बनाने की बात आई, तो 2 पार्टियों के सदस्य जो थे उनकी मतलब दबदबा ज्यादा थी, उनका दबदबा संविधान सभा में ज्यादा देखने को मिल जाता है। एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा आपका कांग्रेस पार्टी, है ना। तो कांग्रेस पार्टी तो भाई ये जाहिर सी बात है कि उनको इंडिया में रहना था, तो ज्यादातर सदस्य हमारे कांग्रेस पार्टी के थे। और मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान नामक नए देश की डिमांड पहले ही कर चुका था ये पार्टी। तो जब पाकिस्तान, आपको पता है कि 15 अगस्त 1914, 14 अगस्त की लगभग हम बात कर ले, है ना, 14 अगस्त 1947 में लगभग पाकिस्तान बन गया था। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ही, रात के समय में ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। तो अब इनके लिए कोई मतलब नहीं बन जाता, भारत के संविधान सभा का सदस्य रहने का कोई मतलब नहीं बन जाता। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का क्या कर दिया इन्होंने, बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब क्या होता है, त्याग देना, कि भाई अब हम इसमें नहीं रहेंगे, हम इससे बाहर चले जाएंगे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य हमें नहीं बनना। क्योंकि उन्होंने अलग देश की मांग की, अब उनको अलग संविधान बनाना है, वो चले जाएंगे पाकिस्तान वाले एरिया में, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया। देखो क्या लिखा है, एक बार रीड कर देते हैं हम फटाफट। लिखा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की। मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद निम्नलिखित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। देखो कितने सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए, तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के बाद 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान सभा बनकर तैयार हुआ, उस दिन 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर, संविधान सभा कह रहा हूं, जो अंतिम रूप से जो पारित जो हमारा संविधान था उस पर टोटल 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर किया था कि भाई हम ही ने बनाया इस संविधान को। समझ रहे हो, तो ये संख्या भी याद रखना, काम आएगा, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है ना। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने ऊपर बात किया था भारतीय संविधान, मतलब हमें संविधान की जरूरत क्यों है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। ठीक है जी, जो हमारा इंडिया का जो संविधान है उसकी क्या खासियत आपको नजर आती है, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में आपको समझाना है, उसी के बारे में आपको बताना है। चलिए जी, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की बात कर ले तो आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और लिखित संविधानों में सबसे बड़ा संविधान है हमारे देश का, है ना। भारत का संविधान विश्व का सबसे सफल संविधान है। सफल संविधान यानी कि जिसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत ना हो, जिसको मतलब कोई भी प्रावधान को आसानी से ना बदला जा सके, ठीक है, या फिर पूरे संविधान को ही बदल दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे नेपाल के संविधान की बात कर लो तो नेपाल का संविधान कितनी बार बदला नहीं गया, तो इसलिए नेपाल के संविधान को ना कमजोर संविधान कहा जाता है, बहुत ही कमजोर संविधान है नेपाल का, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान उतना कमजोर नहीं है, सफल संविधान रहा है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। भारत का संविधान ना तो ज्यादा कठोर है और ना ही ज्यादा लचीला। देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ना हम ज्यादा इसको कठोर कह सकते हैं और ना ही ज्यादा लचीला, है ना। कुछ संशोधन करना होगा तो भाई बहुत तिगड़म लगाने पड़ते हैं, है ना, विशेष बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से सामान्य बहुमत के आधार पे कर सकते हैं, 50% + 1 वोट के आधार पे भी हो सकता है कुछ चीजों में संशोधन, कुछ कानूनों में संशोधन। लेकिन कुछ कानून इतने कठोर बना दिए गए जिसको बदलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है जी, ये समझ में आ गया। भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से मौलिक प्रावधान लिए गए हैं, है ना, ठीक है जी। और इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में 300, ये मूल संविधान की मैं बात कर रहा हूं, अभी चीजें बदल चुकी है, अभी ये डाटा बदल चुका है, लेकिन हम मूल संविधान को ही लेके चलते हैं कि इसी को हम मान के चलते हैं। तो भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां है। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हो चुकी है, तो थोड़ा सा डाटा यहाँ पे
चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो आप बस इसको ये मतलब देखो, आप पुराना जो मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, बस आप इसको याद रखो, ठीक है। यही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में भी, यहीं से क्वेश्चन आता है, मूल संविधान की बात की जाती है, और आप अगर डाटा लिखते भी हो तो बस यही लिख देना आप, ठीक है जी। चलिए, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ना। हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया? संसदीय शासन व्यवस्था को। किसके माध्यम से? तो संविधान के माध्यम से। जाहिर सी बात है कि संविधान में इसका वर्णन है। आगे क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का वर्णन किया गया है, कि भाई भारत के नागरिकों को सिर्फ इंडिया की नागरिकता मिलती है ना। ये नहीं कि भाई मैं बिहारी हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं गुजराती हूं, मेरे को गुजरात की नागरिकता मिल जाएगी, मैं गुजरात का नागरिक हूं। हम ऐसा थोड़ी नहीं बोलते मैं गुजरात का नागरिक हूं या मैं बिहार का हम बोल देते बिहार का रहने वाला हूं। मैं अगर दिल्ली में भी रह रहा हूं तो मैं ये थोड़ी नहीं बोलूंगा जी मैं बिहार का नागरिक हूं, मैं बिहारी हूं, ठीक है, मैं बिहारी हूं, बिहार राज्य से मैं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बिहार की नागरिकता है ना। मेरी नागरिकता इंडिया की है, मैं इंडिया का नागरिक हूं, मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है जी। ऐसे हम बोलते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व स्वतंत्र निष्पक्ष प्रणाली का वर्णन किया गया है, ठीक है जी। तो मतलब स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होगा, यहाँ पे चुनाव शब्द भी आ जाना चाहिए था, ठीक है जी। चुनाव, ठीक है जी। तो भारत में क्या है, आपको भारतीय संविधान के माध्यम से सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, जो भी 18 से प्लस है उन सभी को वोट डालने का हक दिया गया है, और साथ ही साथ चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है। कोई भी लड़ सकता है बिना भेदभाव के, है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो कि सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और मौलिक कर्तव्य जो कि हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम अपने देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे काम करें, है ना जी। उसके अलावा भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में की गई है। तो ये सारे विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। ये आता है जी, क्वेश्चन आता है पेपर में, करके रहना भाई, करके जाना है इसको अच्छे से, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? उधार का थैला भारतीय संविधान को क्यों कहते हैं? अब उधार का थैला का मतलब क्या है? उधार का थैला यानी कि आप किसी से कोई सामान उधार ले लिए और थैले में भर लिए और चल दिए। तो क्या हम भारतीय संविधान को भी ऐसा कह सकते हैं? तो देखो मेरे हिसाब से उधार का थैला भी कई बार कह दिया जाता है। वैसे तो वास्तव में उधार का थैला हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम पूरी तरीके से उस चीज को हम उठा के दूसरे देशों के संविधान से हम नहीं लेके आए, बल्कि हमने उसको बदल के अपने देश के हिसाब से जो चीजें ज्यादा सही थी उनको हमने अपने संविधान में लिखा है ना। ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल कॉपी कर लिया किसी दूसरे संविधान का, ऐसा कुछ हमने नहीं किया। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि इसको उधार का थैला कहा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई बहुत सारे प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में जो है वो दूसरे देशों से लिया गया है, दूसरे देश के संविधानों से लिया गया है, इसलिए हम इसको उधार का थैला भी कह सकते हैं, ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में अनेक देशों के संविधान से अलग अलग प्रावधान जो है उसको लिया गया है। भारत के संविधान में विश्व के अलग अलग सभी स्थानों से अच्छी बातों को ली गई है, इसलिए भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है तब से यह सफलता पूर्वक चल रहा है। भारतीय संविधान में विश्व के अलग अलग देशों से मौलिक प्रावधान कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, है ना। तो वही बात जो मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे दुनिया के संविधानों से इसमें मौलिक प्रावधानों को लिया गया है। कौन कौन से मौलिक प्रावधान लिए गए हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कम लिखे गए हैं, आप सबके बारे में 2-2 पॉइंट बता सकते हैं, है ना। एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख दिया है। आप अगर एनसीईआरटी बुक का यूज करेंगे वहां पे आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता भी दूंगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताता हुआ चलूंगा, ठीक है जी। तो अमेरिका के संविधान की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के संविधान में हम मौलिक अधिकार की बात कर ले तो मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है ये यहाँ से लिया गया है ना। मौलिक अधिकार जो लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार हमारे को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। साथ ही साथ न्यायिक पूर्वावलोकन की जो शक्ति है ना, या फिर जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पावर की बात कर ले तो ये सारे सिद्धांत कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है, ठीक है जी। सोवियत संघ जिसको अब हम रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्यों की का जो सिद्धांत है वो लिया है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड वाला जो है ना,
एमसीक्यू में आ जाता है, बहुत बार आ चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक सिद्धांत आप जानते हैं कि सरकार को कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, सरकार के लिए कुछ जिम्मेदारी एक तरीके से होता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए कुछ नीतियां बनाए, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाते हैं। जर्मनी के संविधान की बात करें तो आपातकाल की स्थिति के बारे में, आपातकाल कैसे लगाया जाएगा, उसकी स्थिति में क्या चीजें होंगी, है ना, उसका वर्णन इसमें किया गया है। फ्रांस के संविधान की बात करें तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है जी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है ना, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। आप सभी को पता है कि जब फ्रांसीसी क्रांति चली थी तो यही नारा वहां पे दिया गया था, है ना, ये उनके संविधान का मूल सिद्धांत है और उसको हमने यहां से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से चुनाव की व्यवस्था जो है, संसदीय शासन प्रणाली की बात कर लो या फिर कानून निर्माण की प्रणाली की बात कर लो, कानून कैसे बनाया जाएगा, ये सारी चीजें कहां से ली गई है जी, ब्रिटेन के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें तो हमने संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन यानी कि संविधान के किसी प्रावधान में किस तरीके से बदलाव किया जाएगा, ये प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। ठीक है जी, ये सारे पॉइंट आपके ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हाँ, वास्तव में हम भारतीय संविधान को उधार का थैला कह सकते हैं या उधार की टोकरी कह सकते हैं। ठीक है जी, आसान था बहुत, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दिक्कत हो कमेंट में बता सकते हो बेझिझक, आप सभी के कमेंट का भाई बराबर रिप्लाई देने की कोशिश भी मैं करता हूं, है ना। चलो देखो, यहाँ पे नेपाल के संविधान के बारे में बात की गई है। नेपाल में संविधान की रचना किस प्रकार की गई, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐड किया गया है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में तो खास करके नहीं आता है, एमसीक्यू में आता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहूंगा, नेपाल वाला जो टॉपिक है इसको मैं स्किप करना चाहूंगा। और स्किप करने का एक और रीजन ये भी है कि जो नेपाल का जो संविधान है ना, उसके बारे में बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आएगा आपके बॉक्स में से आता ही नहीं है। ठीक है, ज्यादातर यही रहता है। एमसीक्यू में एक आध क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ सकता है, तो जब एमसीक्यू की वीडियो में बनाऊंगा तो यहाँ से क्वेश्चन में ऐड कर दूंगा, नेपाल के संविधान के बारे में एमसीक्यू में मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, फिर भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना। चलो, ये हो गया हमारा। बाकी अब कोई क्वेश्चन है हमारे पास, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। संविधान सभा की बैठक, पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को और तीसरी 13 दिसंबर को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, देखो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली बैठक में। दूसरी बैठक की खासियत क्या थी, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये याद रखो भाई, ये चीज काम की है, ये बहुत काम आने वाली है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो पहली बैठक में, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, है ना, दूसरी बैठक में, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया था, है ना, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वीडियो लगभग खत्म होता है ना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं कि सीरीज को हम आगे कंटिन्यू रखें तो आप जरूर से जरूर भाई कमेंट में लिखें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम आप सभी के लिए अगली वीडियो लेके आए। देखिए, आप सभी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप सभी को पीडीएफ वगैरह मिल जाती है ना, जो भी चैप्टर्स की पीडीएफ है आपको फ्री में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और सैंपल पेपर या फिर टेस्ट पेपर वगैरह हम बनाएंगे, तो वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो, पीडीएफ के 2 पार्ट है, एक तो सिर्फ आपको चैप्टर्स की पीडीएफ हम दे रहे हैं, जिसमें चैप्टर के सारे टॉपिक एक्सप्लेन हमने कर रखा है, वो फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पेमेंट आपको करना होगा, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप पेमेंट करके हमारी बेहतर नोट्स, जिसमें नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों चीज कंबाइंड रहेगा, है ना, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।